ओके, सभी हैं क्लास में? सभी हैं क्लास में? देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। यस भूमि, आप क्या पूछ रहे थे, एक बार बताइए। सर इसमें जैसे अनस्किल्ड लेबर 500 आवर्स चाहिए। एक मिनट, ऊपर चलता हूँ मैं। हाँ जी, अनस्किल्ड लेबर में को यहाँ पे 500 आवर्स चाहिए। यस भूमि। यस, आगे आगे पूछिए। तो 500 हमें कैसे पता लगेगा कि 500 अवेलेबल है? अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा? भूमि का क्वेश्चन ये है कि हमें हमारे पास 500 आवर्स अवेलेबल है या नहीं है, हमें 500 आवर्स चाहिए। अब ये देखो, उसने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, देखो, दीज आर करंटली अनस्किल्ड लेबर जो है, दीज आर करंटली फुली एम्प्लॉयड, तो हमें मान के चलना पड़ेगा अगर वो कहीं और फुली एम्प्लॉयड है, इट मींस 500 आवर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे भूमि। ये हमें मान के चलना पड़ेगा भूमि, राइट? उसने हमें कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि नहीं अवेलेबल। अगर वो हमें कहता कि वो शॉर्ट सप्लाई में है, तो हम वो केस ही अलग होता, सिनेरियो अलग होता। अब उसने मेरे को ये बोला कि दे आर फुली एम्प्लॉयड, इट मींस अवेलेबल तो है, बट किसी और डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसने देखो लास्ट में ये भी लिखा है, ऑल्दो एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड, इट मींस हम जितने मर्जी हायर कर ले भूमि। समझ आया भूमि? यस नो? राइट? तो उसने लिखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड। एक्स्ट्रा कुड बी हायर्ड मतलब हमारे पास अवेलेबल है, बट हम उनको $20 पे हायर कर सकते हैं। बट हम करें क्यों जब हमें $12 में पड़ रहे हैं, वो मिल रहे हैं वो हमें। यस नो? चलिए, चलिए तो इसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 500 इंटू $12 विच इज इक्वल टू 6,000। राइट? ओके। अच्छा, किसी ने ये लिखा है, प्लीज एक बार ही बता देंगे मुझे, यहाँ से रब हो गया। ये फिगर्स लिख दो अगर किसी ने लिखी है तो। 11,700, 15,000, 8,000। ओके, 25,000। ओके, 11,250। ओके, थैंक यू भूमि, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में देखते हैं हमें वो क्या कहते हैं। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में एक चीज याद रख लेना, कल भी मैंने बताया था, फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे तो ही वो हमारे लिए रेलिवेंट है, नहीं तो वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो चलिए एक बार फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए वो हमें क्या कह रहे हैं? This is considered by Mr. Smith to be an accurate estimate of the hourly rate based on his existing contribution। तो वो कह रहे हैं कि जो hourly rate है वो सही है। It means fixed overheads में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट में चेंज आ रहा है। कल वाली सेम बात आ गई। तो क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट होंगे? क्या ये रेलिवेंट होंगे? नो, दीज आर नॉट रेलिवेंट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे लिए कोई भी रेलिवेंट नहीं है। वेरी गुड भूमि। सो दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर अस। तो फिक्स कॉस्ट के लिए तो हमारे पास कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। चलिए, अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द टेंडर। उस टेंडर को बनाने के लिए एक कॉस्ट लगी। अच्छा, यहाँ टेंडर की कॉस्ट पे के बारे में उन्होंने क्या बताया हुआ है, उस पे जाने से पहले आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, आपने टेंडर बनाया, किसी को कोटेशन दी, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा या ना नहीं करेगा, क्या उससे आपकी कॉस्ट बदल सकती है? क्या एक कॉस्ट चेंज हो सकती है उसके टेंडर एक्सेप्ट करने या ना करने से? क्या ये जो टेंडर बनाने की कॉस्ट लगी है इसको आप रिवर्स कर पाओगे? यस नो? नो, इट कैनॉट बी रिवर्स्ड। वो नहीं रिवर्स हो पाएगी। तो मुझे पहले ही पता है कि ये जो सारी कॉस्ट है मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। प्रॉफिट भी मैं नहीं जोड़ूंगा।
प्रॉफिट क्यों नहीं जोड़ूंगा? यस, वेरी गुड अर्शदीप। प्रॉफिट भी मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि प्रॉफिट मेरे को मिनिमम प्राइस निकालना है। तो प्रॉफिट मेरी बात की बात है, इतना कम से कम चार्ज करूं जब जो वो क्या है मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है, तो प्रॉफिट तो मेरे लिए कभी भी रेलिवेंट नहीं होगा। चलिए फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं नीचे उसने हमें कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डर्स के लिए क्या बताया है, पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो, the cost of preparing the tender. Mr. Smith had spent 10 hours working on this project at $100 per hour, which he believes is his charge out time. तो करा है, अब कर दिया, अब हम क्या करें? Other expenses include the cost of travel and research spent by Mr. Smith on the project. ये भी नहीं आएगा, हमने कल सेम पॉइंट देखा था, वो ऑलरेडी हो चुका है। It is sunk cost. Profit, this is Mr. Smith's minimum profit margin, which he believes is necessary to cover जर्नल डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द बिजनेस। तो जर्नल डे टू डे बिजनेस के लिए प्रॉफिट का हमने क्या करना है, हमें तो उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए कॉस्ट निकालनी है। तो ये तीनों भी हमारी कॉस्ट में नहीं आएंगी। तो सिर्फ सिर्फ हमारी रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, सिर्फ यहीं तक हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। प्लीज कैलकुलेट करिए कितनी आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। यस, उतनी देर एक बारी मैं सोल्यूशन खोलता हूँ, प्लीज एक बारी कैलकुलेट कीजिए। ये माइनस का 2500 है, याद रखना। और ये मैंने बताया आपको YD है, YD हमने निकाला है 0.9 प्लस 25 प्लस I की वैल्यू कितनी है 200 प्लस B की वैल्यू कितना है 100। अभी हो गया 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400 प्लस 0.8 into 0.9 कितना हो गया? ओके, 74450, 74450 इज द रेलिवेंट कॉस्ट। एक बारी आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो 0.28y इक्वल टू 420 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, 74450 इज योर रेलिवेंट कॉस्ट। वेरी गुड, राइट। तो सबकी कॉस्ट सही आ रही है, तो आंसर इज 74450 हमारे पास क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट है। चलिए अब एक बारी प्लीज मेरे लिए कोई कमेंट्री पढ़ेगा अपने आपको। भूमि आप पढ़िए, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, ये पढ़ना जरूरी है। एक बारी सबके लिए पढ़ दीजिए भूमि। यस, नोट्स पढ़ दीजिए। यस, There are 1,000 kgs in stock and this will not be replaced. These would otherwise be sold at a net gain of $1,700. This gain is therefore foregone as a result of using this material in the contract. The other 1,000 kgs are out of stock and therefore the relevant cost is the current purchase price of $10 per kg. वेरी गुड। यस अर्शदीप, आगे आप पढ़िए। जी सर। अगला पॉइंट आप पढ़िए। The material is in stock but will be replaced, and therefore the relevant cost is the current purchase price of $15 per kg. राइट, नेक्स्ट पढ़िए। The material is in stock and there are two options if material is not used for the contract. या तो हम उसको सेल करेंगे 6000 में या तो 8000 में। सो ऑप्शन 2 इज प्रेफरेबल। सिमिलरली जो मटेरियल डी था, इट वाज, वो हमारे पास क्या था, इट वाज हजार्डियस नेचर। तो हमारी यहाँ पे सेविंग्स हुई थी। उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पेइंग फॉर लेबर नीडेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट था 1500 स्पेयर आवर्स हमारे पास बचे थे, हैव ऑलरेडी बीन पेड। तो ये हमारे लिए क्या है, रेलिवेंट, इररेलेवेंट है। सिर्फ 500 के लिए जो हमने पे किया, दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैन बी इग्नोर्ड। उसके बाद cost of preparing the tender are all sunk cost and hence must be ignored. Profit element should be ignored since a minimum contract price is being calculated. तो profit को भी हम consider नहीं करेंगे।
सबको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको 50% से ज्यादा रेलिवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इट वाज अ क्वेश्चन जहां पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर्ड थे रेलिवेंट कॉस्टिंग के। यस और नो? क्लियर हो गया सबको? राइट, ओके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं एडिशनल एग्जाम्पल। अच्छा एक बार अब हम ऊपर चलते हैं, राइट, एक बार हम ऊपर चलते हैं। अच्छा ये जो इन्होंने आपको लिख कर दिया हुआ है, ये लिखने से ज्यादा ना समझ के करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने आपको क्या दिया है, एक बार पढ़ते हैं। तो रेलिवेंट कॉस्ट इन केस ऑफ मटेरियल क्या होगा? अगर तो मटेरियल आपके पास इन स्टॉक है, इन स्टॉक है मतलब आपके स्टॉक में पड़ा है, और अगर वो रेगुलर यूज में है, अगर वो रेगुलर यूज में है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी आपके लिए? आपको नया खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो रेगुलरली यूज हो रहा है। सो द करंट परचेज प्राइस विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। उसके बाद अगर मटेरियल रिप्लेस नहीं होगा, मतलब वो बिक जाएगा, या तो वो बिक जाएगा या तो वो किसी काम का नहीं होगा। अगर तो बिक जाएगा, अगर तो वो बिक जाएगा तो वो जितने में बिकेगा। अगर अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो बिक जाएगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी, या तो वो 6000 में बिक जाएगा या दूसरे प्रोडक्ट में यूज हो जाएगा जिससे 8000 सेविंग्स हो जाएगी। तो दोनों में से विच एवर इज हायर, हम वो ले लेंगे रेलेवेंट कॉस्ट, राइट। और अगर मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, अगर हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं, अगर हमारे पास स्टॉक में ही नहीं है, तो उसका करंट परचेज प्राइस विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों, कि अगर ये तो उन्होंने एज्यूम किया कि हम मटेरियल नया खरीद सकते हैं, वी कैन परचेज द मटेरियल। अच्छा अगर अगर मेरे पास मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, अब ध्यान से समझना, मेरे पास जो मटेरियल है इट इज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब मेरे पास स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, और मेरे को किसी और प्रोजेक्ट से लाकर यहाँ पर लगाना पड़ा अपने प्रोजेक्ट में, फिर बताइए क्या कॉस्ट आएगी? मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर मटेरियल आपका आउट ऑफ स्टॉक है, राइट, आपका आउट ऑफ स्टॉक है मटेरियल, आपको किसी और जगह से लाकर, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में से उठाकर अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़े, बताइए फिर क्या करोगे? यस, ओके, एंड एंड अर्शदीप क्या आंसर आएगा? क्या सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगा? क्या सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगा? यस अर्शदीप सोचिए, फिर क्या आएगा अर्शदीप? भूमि सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगा या उसका परचेज प्राइस भी आएगा? यस सोचिए, थिंक। यस उसका परचेज प्राइस भी आएगा, वेरी गुड। तो यहां पर जो हमारा आएगा परचेज प्राइस भी आएगा और उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी आएगा, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये हमने देख लिया था। अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट है मटेरियल की, इट शैल बी ऑलवेज सम कॉस्ट, इट इज नेवर नेवर रेलेवेंट, राइट। नेक्स्ट इज इफ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई देन ओनली वे अ प्रपोजल कैन बी अंडरटेकन वुड बी डिनाइंग अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसोर्स। अगर वो शॉर्ट सप्लाई में है तो हम दूसरे को डिनाई करेंगे और इधर लगा लेंगे, और उस केस में हमारी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? वेरी गुड, परचेज प्राइस और उसका कंट्रीब्यूशन लॉस, तो दोनों का टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएगा? उसकी रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर के केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो लेबर के केस में अगर लेबर क्या है, स्पेयर कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी मतलब वेली बैठी है और हम उनको पैसे दे रहे हैं, राइट, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। अगर लेबर फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, तो क्या फिर हम देखेंगे क्या हम नई लेबर हायर कर सकते हैं? तो अगर तो हम नई लेबर हायर कर सकते हैं तो हम उसको उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लेबर, जिस कॉस्ट पे हम उसको हायर करेंगे, दैट विल बी रेलिवेंट कॉस्ट। अगर हम उसको हायर नहीं कर सकते, अगर हम उसको हायर भी नहीं कर सकते बाहर से, हमें किसी और प्रोजेक्ट से निकाल कर अपने प्रोजेक्ट में लगानी पड़ेगी, तो सेम क्या आ जाएगा? उसका लॉस्ट कंट्रीब्यूशन और जितनी लेबर की कॉस्ट लग रही है। यस और नो? समझ आया सबको? यस नो? यस, क्लियर हुआ सबको? यस। चलिए
अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझना, यहाँ पे एक और पॉइंट समझना। अच्छा, लेट्स से लेबर जो है वो फुल कैपेसिटी पे है, फुल कैपेसिटी उसकी यूटिलाइज हुई है, और हम ज्यादा लेबर बाहर से हायर भी कर सकते हैं। यही वाला केस ले रहा हूं, हम हायर भी कर सकते हैं, राइट? हम हायर भी कर सकते हैं या हम दूसरे प्रोजेक्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट से निकालते हैं तो लेट्स से उसकी $2 पर आवर कॉस्ट होती है, ये पॉइंट हम कर चुके हैं। प्लस उसको हम एडिशनल $10 पर आवर देना पड़ेगा हमें। और अगर हम बाहर से उसको हायर करते हैं तो $20 देना पड़ेगा। तो बताइए रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी? मैंने क्या बोला, दोबारा समझना। लेबर फुल कैपेसिटी पे, लेबर इज यूटिलाइज इन फुल कैपेसिटी। पहला केस, या तो मैं दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल लूं और वहां से उसका $2 पर लेबर आवर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, प्लस मुझे उसको $10 पर आवर देना भी पड़ेगा। या दूसरी ऑप्शन मेरे पास है कि मैं उसको बाहर से हायर कर लूं $20 में। बताइए लेबर कॉस्ट क्या आएगी? यस, विच एवर इज लेस। क्योंकि मैं $20 क्यों देना चाहूंगा, मैं तो $12 ही दूंगा ना उसको। तो विच विल बी द मिनिमम प्राइस, मिनिमम कॉस्ट? तो रेलिवेंट कॉस्ट विल बी $12। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि जो मैं एसेट खरीद रहा हूँ क्या नई है। तो अगर नहीं है तो उसके लिए रेलिवेंट क्या होगा, उसका परचेज प्राइस भी, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के लिए खरीद रहा हूँ, प्लस उसका जितने भी स्क्रैप वैल्यू होगी। अगर तो वो मेरी एग्जिस्टिंग एसेट है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जितने में मैं उसको बेचूंगा, या तो मैं बेचूंगा उसको, या तो मैं बेच सकता हूँ वो, या फिर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा अगर मैं उस मशीनरी को किसी और जगह यूज कर लेता, तो विच एवर इज हायर, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास आइटम्स। कौन कौन सी आइटम्स है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती है? वन इज डेप्रिसिएशन, मैंने आपको कल भी बताया था, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश फ्लो आइटम, तो इट इज नॉट रेलिवेंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इनकॉर्पोरेट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो इट इज नॉट रेलिवेंट। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें कैश एलिमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैश फ्लोस की बात करते हैं, जो हमें कैश आया, स्क्रैप से पैसा आया, वो हमारे लिए रेलिवेंट है। उसके ऊपर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो कैश फ्लो कितना हुआ हमारे लिए वो रेलिवेंट है। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी इज द संक कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग मशीनरी का परचेज प्राइस वो संक कॉस्ट है, बट इज नॉट रेलिवेंट। सो कैरिंग वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, वो आपके पास क्या बनती है, कैरिंग वैल्यू बनती है। तो इट इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट फॉर यू, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। आपके लिए रेलिवेंट क्या है, सिर्फ आप उसको आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में कितने में सेल कर सकते हो, वो आपके लिए रेलिवेंट है, राइट? चलिए एक और एग्जांपल। लेट्स से आप एक मशीनरी है, ओके। सेकंड पॉइंट आपको नहीं समझ आया ये वाला, देखो ध्यान से भूमि, ध्यान से समझना। देखो, लेट्स से आपकी कैरिंग अमाउंट है, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, मतलब आपकी एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर लेट्स से 10,000 की पड़ी है, $10,000 की पड़ी है। और आपने उसको सेल कर दिया $14,000 में भूमि। तो बताइए आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? यस, आपकी बुक वैल्यू $10,000 की एसेट की, और आपने उसको $14,000 में बेच दिया। इट मींस भूमि आपका $4,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया भूमि। यस, नो? भूमि $4,000 आपका प्रॉफिट हो गया, यस। अब वो कह रहे हैं आपके लिए $4,000 रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए 14,000 जो आपको आया है, जो कैश फ्लो हुआ है, वो आपके लिए रेलिवेंट है। क्योंकि ये जो बुक वैल्यू है, ये बुक्स में पुरानी वैल्यू है, इट इज ऑफ नो यूज, ये पुरानी कॉस्ट है, इट इज सम कॉस्ट, तो इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। आपके लिए जो रेलिवेंट है ये 14,000 रेलिवेंट है, ये जो 4,000 है ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है भूमि। यस, नो, क्लियर हो गया, राइट? एक तो पहले कर दीजिए, इसके बाद टोटल प्रोडक्ट का भी करना राइट।
नेक्स्ट है द कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी। ये मैंने पहले भी बता दिए थे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल प्राइस एंड योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इट इज नॉट अ कैश फ्लो, तो अगेन इट इज नॉट रेलेवेंट। तो आपके लिए रेलेवेंट क्या है? कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट है, कैश वर्ड को याद रखना। जहां से कैश का फ्लो हो रहा है और उस प्रोजेक्ट के कारण कैश फ्लो हो रहा है, दैट इज रेलेवेंट फॉर यू। उसके अलावा आपके लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट कमिंग अप टू द वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बारी होने हैं, एक ही बारी होने हैं, वो दोबारा कभी नहीं होने हैं। वन ऑफ मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी दोबारा नहीं होगा, एक ही बारी होगा। तो आपने एक बारी वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस हिसाब से सोचिए, उस दिमाग से सोचिए कि आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सेम वही बात आ गई कि क्या वो प्रोजेक्ट आपको अगर अगर बेनिफिट्स दे रहा है शॉर्ट रन में बेनिफिट दे रहा है, तब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करिए। व्हेन अ बिजनेस इज प्रेजेंटेड विद वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड अप्लाई रेलिवेंट कॉस्टिंग। तो वहां पे भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स जो भी हमने पढ़े हैं, दैट शुड बी अप्लाइड टू एस्टेब्लिश द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू हेल्प set a price. The minimum contract price will be the total net relevant cash flows associated with that contract. With that contract, उस contract के साथ जितने भी हमारे related net कैश फ्लोज है, नेट कैश फ्लोज मींस जितना भी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होगा उसको ही हमें देखना है, बाकी को हमें नहीं देखना। अब यहाँ पे फिर से मिनिमम प्राइस क्या होगा? अब मिनिमम प्राइस विल बी द ब्रेक इवन प्राइस, मतलब जहां पे आपको कोई गेन नहीं हो रहा उस प्रोजेक्ट से, ना ही कोई लॉस हो रहा है, दैट विल बी द रेलिवेंट प्राइस। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे आपको मिनिमम, इससे कम तो आप नहीं चार्ज कर सकते। तो अगेन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका ब्रेक इवन प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, कि जो आपको चार्ज करना ही करना चाहिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डज नॉट कवर दिस कैश फ्लोज, then it should be rejected as the company will have less cash if it accepts the contract. Any price higher than the minimum will mean the company is better off accepting the contract than rejecting it. अगर मिनिमम प्राइस से ऊपर उसको कुछ भी आ रहा है, उसको क्या कर लेना चाहिए? उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। Further considerations: the price may be acceptable for one-off contract, but not for pricing all contracts and products. For example, when viewing a one-off contract, fixed cost will probably be ignored as unavoidable. तो जब हम one-off contract कर रहे होंगे ना, तो एक तो वो पहली बार शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, अभी के अभी क्या हमें डिसाइड करना है कि हमें वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखोगे ना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं कवर होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फ्यूचर में जाकर रेलिवेंट हो जाती है, वो कभी ना कभी बढ़ती है, राइट। तो उस टाइम के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, राइट। हाउएवर इफ मैनेजर इग्नोर्स फिक्स कॉस्ट, देन द कंपनी विल एंड अप मेकिंग लॉस। अगर वो फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, हम जनरली क्या करेंगे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि जो फिक्स कॉस्ट जो आनी आ रही है, हम उसको अनअवॉइडेबल मान के क्या कर देंगे? हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने कल देखा था कि कोई भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो होनी है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए इग्नोर करके चलेंगे। बट आप लॉन्ग रन के लिए सोच के देखो कि आप ऐसी अनअवॉइडेबल कॉस्ट को अगर छोड़ते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएंगी आपके कंट्रीब्यूशन से, और आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये यूजुअली फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके चलते हैं। सो द मिनिमम प्राइस ऑब्टेन्ड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट मे बी मच लोअर देन द टिपिकल मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप मिनिमम प्राइस सेट करोगे रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से, वो मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा, तो बाकी कस्टमर्स भी आपको बोलेंगे कि हाँ हमें भी इस प्राइस पे दो, तो यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस ओनली, आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सो अ फर्म मे बी thus reluctant to accept this price if it might affect the prices of the contracts in the future. For example, other customers may hear about the low prices offered and demand similar lower prices on their contracts. तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि जो रेलिवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, ये मिनिमम प्राइस का कंसेप्ट है, कि इससे कम तो आप नहीं चार्ज कर सकते हैं। एक तरह ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। On the other hand, a company may be willing to accept a loss
on this contract if it increases the chances of winning subsequent contracts. हाँ, अगर आपको लगे कि अभी मैं इसको इस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, अभी मैं इसको इस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, तो ये फ्यूचर में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे ही देगा और मैं इससे ज्यादा भी हायर चार्ज करके उससे प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो वहां पे कंपनी को क्या करना चाहिए, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट सच वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. एम आई क्लियर? Yes or no? Yes, भूमि आपको क्लियर है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? Yes, clear to everybody, Arshdeep? Right. चलिए, आज के लिए बस इतना ही करेंगे. That's it for today. Thank you everybody. Thank you. कल मिलते हैं. We will meet tomorrow. Bye bye. कल शायद आपकी क्लास में मॉर्निंग में रखवाऊंगा 11:30 to 1. आपको ठीक रहेगा? यस, 11:30 to 1 सबके लिए टाइम ठीक है? यस, अभी एक बारी बता दो. यस, राइट, ओके, चलिए. सर 12 कर लेना. ओके, 12 देख ले. ओके, 12 कर लेंगे. 12 to 1 या 1:30 या जो भी होगा, 12 to 1:30 कर लेंगे. ठीक है, ओके, चलिए. दैट्स इट फॉर टुडे. कल मिलते हैं.